हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा कि थर्ड ग्रेड टीचर के लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और जो साइंस और मैथ्स का सिलेबस है वो क्या क्या है, कौन से टॉपिक मेंशन है, कौन से टॉपिकों में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और इस बार जो अभी एग्जाम हुआ है उसके अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए वो पूरा एनालिसिस अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले जो है आप लोगों को एक संक्षिप्त विवरण दे देता हूं ताकि आप लोग जो भी विद्यार्थी पहली बार थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसे पता चल जाएगा। तो रीट का एग्ज़ाम पहले आयोजित होता है, उस रीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में आपको जो है थर्ड ग्रेड का एक एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई करना होता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ रीट के बाद में जो एग्ज़ाम आयोजित होता है थर्ड ग्रेड का, उसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। सबसे पहले ये 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, एक पेपर होगा आपके और 2 घंटे और 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। कितनी? 1/3। कितनी होती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर का पेपर है, हम कितने नंबर तक हमें स्कोर करना चाहिए। तो देखो 150 क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन में से ऑब्वियस ही बात है कि 70-75 क्वेश्चन तो है, 50% तो कम से कम सही होने चाहिए, है ना। उसके ऊपर फिर अपने जो है मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 70-75 तक तो आपको कम से कम अपना टारगेट रखना चाहिए ताकि जो अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा उसमें आप डिसाइड कर सको कि अच्छा ये पोर्शन मेरे इतने नंबर का है तो मेरे को इतने इतने नंबर में ये तैयार कर लेना है। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर जो है रीट लेवल 2 के जो विद्यार्थी है उनके लिए सबसे पहले बता दूं कि कॉमन सब्जेक्ट में कुछ सिलेबस रहेगा। जैसे जीके है तो राजस्थान का भूगोल है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक ज्ञान है, ये आपके 80 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 80 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपके ये पूरा आ गया। ठीक है, 80 नंबर में ये राजस्थान का पूरा आ गया। इसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा जिसके अंतर्गत आपको प्रतीक चिन्ह पता होने चाहिए, फ्लैगशिप योजनाएं पता होनी चाहिए, अनुसंधान केंद्र है, धार्मिक स्थल है, खिलाड़ी है, नगर स्थल है, प्रमुख उद्योग है, प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह, ये सब 50 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 80 और 50 130 नंबर हो गए। इसके बाद में आपका जो भी विषय आप लोगे, जैसे कुछ हिंदी लेंगे, कोई इंग्लिश लेगा, कोई एसएसटी लेगा, कोई साइंस है, मैथ्स है, तो ऐसे तो वो सब्जेक्ट कितने नंबर का है? 120 नंबर का। समझ में आ गई बात? तो 120 नंबर का आपके साइंस और मैथ्स का पोर्शन रहने वाला है। अपन उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी, इंग्लिश आपके पास में देखो कौन कौन सी सब्जेक्ट रहती है। संस्कृत रहेगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, उर्दू। ठीक है, उसके बाद में ये आ गई अपनी वाली विषय गणित और विज्ञान। ठीक है, गणित और विज्ञान के अलावा आपके पास में सामाजिक विज्ञान रहेगी, सामाजिक अध्ययन कहते हैं बेसिकली। तो इसके अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी आ गए। ठीक है, फिर आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि आप कह सकते हो पेडागोजी वगैरह जो होती है, साइकोलॉजी टाइप का पोर्शन, वो रहेगा 20 नंबर का आपके। ठीक है, उसमें भी अलग अलग रहता है सबकी। जैसे इसमें भी आपकी जो गणित है वापस आ जाएगी, सभी जितनी भी भाषाएं हैं, जो भी आप लैंग्वेज लोगे इन सभी की। इसमें जैसे देखो अब गणित विषय की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है, उपागम क्या होते हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, शिक्षण सहायक सामग्री एवं उनके उपयोग कैसे कर सकते हैं, मूल्यांकन विधियाँ है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, विज्ञान की शिक्षण विज्ञान की शिक्षण के उपागम, सहायक सामग्री उपयोग, शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। सामाजिक विज्ञान के भी ऐसे ही आ जाएंगे। फिर आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी ये पूरा का पूरा परफेक्ट साइकोलॉजी का भाग है जो केवल 20 नंबर का है। ठीक है, ज़्यादा इस पे फोकस करना नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। सूचना तकनीकी जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार क्या है, उपकरण क्या है, अनुप्रयोग, सामाजिक प्रभाव, ये है 10 नंबर का। केवल कितने नंबर का है? ये 10 नंबर का है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा सूचना तकनीकी 10 नंबर का है, जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपके 20 नंबर की है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है आप कह सकते हो वो 20 नंबर का है, और आपका खुद का सब्जेक्ट 120 नंबर का है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो अपने खुद के सब्जेक्ट का है, 120 नंबर। और बड़ी बात यह है कि जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे वो आप अपनी इच्छा अनुसार करोगे, है ना। किसी के कहने पे थोड़ी करोगे कि मैंने कह दिया कि नहीं आपको सामाजिक लेना है तो आप सामाजिक लोगे, नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट लोगे। और जब आप अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट ले रहे हो तो कम से कम उस सब्जेक्ट को तो इतना स्ट्रांग करो कि 120 में से 110 115 स्कोर कर सके अपन, है ना। तो मेरा यही मानना है कि जब आपके पास में ऑप्शन है कि आप अपने इच्छा अनुसार सब्जेक्ट लीजिए। देखो मैं यही कहता हूँ हमेशा, थर्ड ग्रेड जो आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, हम सेकंड ग्रेड वालों को मैथ्स पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड साइंस पढ़ाते हैं। तो
आपको पता होगा कि किस प्रकार से जो है हमने रीट में भी इससे पहले रिजल्ट अच्छा दिया है। रीट के एग्जाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल थी, है ना। जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन्हें पता है। तो मैं हर बार यही कहता हूं बच्चों को कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको तो कम से कम बहुत अच्छे स्कोर करो। हम क्या करते हैं कि जो हमारा तैयार होता है सब्जेक्ट उसको तो छोड़ते हैं, उसको तो सोचते हैं ये तो कर लेंगे और दूसरे सब्जेक्ट में पढ़े रहते हैं। अब जिसकी साइंस और मैथ जिसने ली है, मतलब आपका जिसके मैथ्स और गणित विज्ञान आने वाला है, वो विद्यार्थी भी क्या कर रहा है, राजस्थान जीके तैयार करने बैठ रहा है। एसएसटी वाला भी राजस्थान जीके तैयार कर रहा है, हिंदी इंग्लिश वाला भी एसएसटी जीके राजस्थान तैयार कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई 120 नंबर सबसे ज़्यादा, 300 में से 120 नंबर तो केवल तेरे सब्जेक्ट के हैं। तो पहले अपनी सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपका 115 120 स्कोर हो हो सकता है यार, मैथ में क्यों नहीं हो सकता। मैथ्स का अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं आता है तो बाकी सभी क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। समझ में आई बात। तो आप 120 में से 120 स्कोर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप 120 स्कोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप मेहनत करो। और बहुत आसान से टॉपिक्स है, देखो आपको मैं बताता हूं। परिमेय अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। बताओ इसके अंदर है ना बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं यार। आप अगर ग्रेजुएट हैं भाई, इसका एग्जाम दोगे रीट लेवल 2 का, तो हो सकता है कि आप रीट लेवल 2 है तो आप ग्रेजुएट हैं, बीएड किए हुए हैं। अब ग्रेजुएट हैं तो दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का घातांक नियम, ये सबको पता है। अगर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाती है। अगर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लिखा है तो ए और बी बराबर होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वर्गमूल, घनमूल, घन और आपका वर्ग और घन, ये निकाल नहीं सकते क्या आप। √25 की वैल्यू 5 होती है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को। हाँ, आपके थोड़ी सी टफ संख्याएं आती है तो आप उनको सीखो ना, प्रैक्टिस करिए। बहुत मज़ेदार जो है आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मैं जो है रीट का पेपर बहुत आसानी से बच्चों को कहता हूं कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। ज़रूरत है अपने खुद के सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने की, उसके बाद में आप तकनीकी ज्ञान रखो। सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं, वो वैसे ही सही हो जाएंगे। डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, कंप्यूटर थोड़ा चलाना सीख लो, माउस, ये क्या क्या होते हैं। अब ये बताओ, ये क्या है, कीबोर्ड है। इसमें सबसे बड़ी की क्या है, स्पेस बार है। इसमें सबसे छोटी की क्या है, इसमें कितने स्पेस होता है, क्या है ये काम का, ये सब चीज़ें सबको पता है यार। मोबाइल के बारे में आप 24 घंटे लेकर बैठे हो, फिर भी आपको ई कॉमर्स वेबसाइटों के बारे में नहीं पता है, तो फिर आप क्या करते हो मोबाइल में, हैं। आपके पास में ये मोबाइल है ना, सबके पास है। इस मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें है ये आपको नहीं पता क्या। इसमें सिम है, इसमें नेटवर्क है। नेटवर्क कहाँ से, अब आप पता है कि 5G जब जो है कुछ शहरों में लागू कर दिया गया है, तो आप जानो ना कि 5G क्यों लागू किया गया, तो वो जो 10 नंबर का पोर्शन है वैसे ही सही हो जाएगा। अब आप अगर मैथ सीख रहे हो, आप मैथ के क्वेश्चन सही कर सकते हो, उनको ट्रिक से सॉल्व कर रहे हो या फुल मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तो आप आगे वाले को एक्सप्लेन करने लायक भी तो बनो। और जब आगे एक्सप्लेन कर सकते हो आप, तो फिर आपको पता होगा ना कि आपने आगे वाले को कैसे एक्सप्लेन किया। मुझे पता है कि गणित पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। पहले बच्चे को जो है उस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू देना चाहिए कि वो चैप्टर है क्या। उसके बाद में उस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है, उन्हें कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट बताओ, एक क्वेश्चन करवाओ, एक कॉन्सेप्ट बताओ, एक क्वेश्चन करवाओ। और क्वेश्चन हमेशा फुल मेथड से टीचर को करवाना चाहिए। कभी भी बच्चे को ट्रिक नहीं बतानी चाहिए। ट्रिक कब बतानी है, जब आप 1-2 बार फुल मेथड से सीख गए, आपको पूरा मेथड आता है, बेसिक से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रिक अप्लाई करना सीखो। हम लेकिन क्या है, घनमूल और घन वर्गमूल की यूट्यूब पे गए 5 सेकंड में कैसे ज्ञात करें, वो फिर ट्रिक बता देते, वो ट्रिक रट के जाते हैं और वो एग्जाम में वहाँ ट्रिक वाला क्वेश्चन आता ही नहीं, फिर हमारी बचती है बैंड। तो भाई पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करो यार, क्यों इन ट्रिकों के चक्कर में पढ़ रहे हो। अगर मैं बता रहा हूँ जिंदगी का 1 साल केवल लगातार मेहनत कर ली, 1 साल, सच बता रहा हूँ, यकीन मानो दोस्तों, जिंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। जो आज हो उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे, कुछ अच्छा कर जाओगे लाइफ में। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, सीखने पड़ेंगे टॉपिक्स। रटने से और ट्रिकों से काम नहीं चलेगा। बड़े वीडियोस आते हैं यूट्यूब पर, कई लोग मैं देख रहा हूँ कि जो पढ़ा रहे हैं ना टीचर्स, उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। जो लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं, ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, 1 घंटे में 5 मिनट का कंटेंट दे रहे हैं, उनके साथ बच्चे जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे टीचर और ऐसे बच्चे दोनों ही असफल होंगे। एक टाइम आएगा जब बच्चे को ये पता चलेगा कि हमें पढ़ना पड़ेगा, और वो जब पढ़ने बैठेगा तब वो एक अच्छे टीचर की वैल्यू करेगा। ये मैं आपको लिखित आज गारंटी दे सकता हूँ।
बहुपद यानी पॉलिनोमियल, तो आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। अब बहुपद के शून्य क्या है, तो देखो भाई बहुपद के शून्य मतलब कोई आपके पास में एक बहुपद है, सपोज करिए अपने पास ये एक इक्वेशन है ax² + bx + c बराबर 0। शून्य का मतलब है ये कब 0 होगी, तो इसमें x की वैल्यू निकालना। शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड करना आना चाहिए। गुणनखंड मैंने अभी ही यूट्यूब पर पढ़ाया है, कल ही LDC के लिए वीडियो अपलोड किया है, उसमें पूरा गुणनखंड बहुत बेसिक से समझाया है। बीजीय सर्व समीकरण, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, विभाजन एल्गोरिथम, द्विघात समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशतता पढ़नी है, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि और हास्य दर, रेखाएं और कोण, समतलीय आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता भी पढ़नी है, त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, वृत्त के बारे में पढ़ना है, बहुभुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है जितने भी समतल आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए और उनका परिमाप निकालना आना चाहिए। जैसे कि अपने पास त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है और वृत्त है, तो हमें इनके बारे में ही पढ़ना है। ज़्यादा अपना ज्ञान है ना बढ़ाने नहीं जाना है। लोग पता नहीं कैलकुलस वाले जो है ना वो एरिया निकालने बैठ जाते हैं, क्यों भाई उनका एरिया नहीं निकालना है, शांति रखो, ठीक है। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना आपको आना चाहिए, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। फिर आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम एक बड़े गोले से दो छोटे गोले बनाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या दो छोटे गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में बस आपको वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो कांस्टेंट रखना होता है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको बस क्या करना होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन जो है वो फिक्स रखना होता है, अपना आंसर जल्दी से जल्दी आ जाता है। ये सब क्वेश्चंस मैंने, ये पूरा टॉपिक यूट्यूब के ऊपर मैंने पढ़ा रखे हैं। इसके बाद में आ जाता है सांख्यिकी, बारंबारता, बटन सारणी पढ़ना है, मिलान चिन्ह पढ़ना है। अब मिलान चिन्ह है क्या भाई, ये लो, बस ये सीखने के लिए मिलान चिन्ह पूरा टॉपिक दे रखा है। दंड आलेख, जिसमें आपको बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है, आयत चित्र पढ़ना है, ये आयत चित्र, ये ऐसे ग्राफ होते हैं ना, ऐसे ये इस टाइप के ग्राफ। फिर वृत्तीय ग्राफों के बारे में पढ़ना है, पाई ग्राफ के बारे में, ये रहा, और इसमें बता देते हैं इसका इतना प्रतिशत, इसका इतना प्रतिशत, बताओ इसमें कितनी संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार, छोटे छोटे से, बहुत ही लाजवाब से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में, माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। और प्रायिकता के बारे में पढ़ना है कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता आप लोग सभी जानते हो कि होती तो क्या है, किसी घटना के होने के चांसेस बटे टोटल चांसेस, बस उसी को तो कहते हैं प्रायिकता। समझ में आई बात, चलिए। तो ये है, देखो इसके अंदर बेसिक अगर देखें तो गणित का जो टॉपिक दे रखे हैं या आपके पास में बहुत आसानी से आप तैयारी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहो तो रियली ये जो है ना मैथ्स का कोर्स आप 10 से 15-20 दिन, एक महीना लगा करके लगातार इसके नोट्स बना करके क्वेश्चन सॉल्व करके इसको पूरा किया जा सकता है। और जो बच्चा अभी से तैयारी कर रहा है थर्ड ग्रेड की, वही आगे आने वाले टाइम में थर्ड ग्रेड बनेगा। और जो अभी से नहीं कर रहा है वो बस ये सोच रहा है कि मैं कर लूँगा, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो पहले जीके तैयार कर लूँ, अब तो जीके चेंज हो गया, अब तो मैं एसोगैलोजी के बारे में पढ़ लूँ, अब तो मैं वो कर लूँ। तो बेटा कुछ नहीं होने वाला, ये और बता दूँ, ठीक है। ये सीधी सी बात बता रहा हूँ। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता है, केवल सोचने से जो हो जाता तो फिर हर कोई है ना आज कलेक्टर होता, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सरकारी नौकरी केवल तभी मिल पाती है जब आप अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। केवल जो है ऐसे सोच लेने से कुछ नहीं होने वाला है, ये और ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई, तो भाई देखो पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब आगे आ जाते हैं अपने विज्ञान के बारे में, पढ़ते हैं कि विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए विज्ञान के अंदर परमाणु एवं अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र और परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ना है। कि जो आपका परमाणु है इसके बारे में आपको पढ़ना है कि परमाणु की संरचना क्या है। तो आप लोग जानते हो कि परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और अब इनके रासायनिक सूत्र आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है, खाने के सोडे का क्या होता है, बेकिंग सोडा का क्या है, आपके रासायनिक सोडे का क्या होता है, वॉशिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, नमक का सूत्र क्या होता है, ये पता होने चाहिए। अणु क्या होते हैं, अणुओं के बारे में जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात। चलिए बात करते हैं अपने आगे तत्व, यौगिक और मिश्रण
और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है आपको, उनकी समीकरणें आपको लिखनी आनी चाहिए। जैसे कि अगर कहा जाए कि आपका जो है कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनेगा, इस प्रकार से। अपचयन उपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। अम्ल सार लवण के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए कि किसका कितना पीएच होता है। कार्बन और उसके यौगिक, कोशिका संरचना प्रकार्य, उत्तक पादप उत्तक, जंतु उत्तक और सरल और जटिल उत्तकों के बारे में पढ़ना है। जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम में आपको पोषण के बारे में पढ़ना है। जैविक प्रक्रम का मतलब यही है कि ये जो पोषण है ये किस प्रकार से होता है, ठीक है। आपका शोषण किस प्रकार से होता है, परिवहन किस प्रकार से होता है, उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो अपने ऊपर खुद के ऊपर जो नियंत्रण और समन्वय, जिसमें आप तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हो बेसिकली, क्लियर है। फिर है जीवों में जनन कैसे होता है, जनन में हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है, सूक्ष्म जीवों में फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं और संक्रामक रोग क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैव रासायनिक चक्रण क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भोजन के प्रमुख अवयव एवं इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन के बारे में पढ़ना है। बल एवं गति और गति के नियम के बारे में पढ़ना है। विद्युत धारा और परिपथ के बारे में पढ़ना है। ओम का नियम पढ़ना है। प्रतिरोधों का संयोजन जो कि दो प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव होते हैं, रासायनिक प्रभाव होते हैं और चुंबकीय प्रभाव होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, किसने इसकी खोज की, क्या होता है इसका फॉर्मूला। जी बराबर, आपका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा ना, एफ जी बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में अपने आ जाता है केपलर के नियम, उत्प्लावकता, जो आर्किमिडीज है उसका सिद्धांत। आर्किमिडीज बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे जो नहाते समय इन्होंने जो है क्या किया था, एक नहाते समय जो है इन्होंने अपने इस उत्प्लावन बल के बारे में खोज करी थी। तो सोचिए कि वैज्ञानिक इसीलिए ऐसे ही बनते नहीं है, ठीक है। वैज्ञानिक देखो कितने इनका दिमाग जो है, आप ये सोचिए कि इनका दिमाग कितना तेज होगा कि नहाते वक्त भी इनको कुछ न कुछ फिजिक्स के बारे में सूझ रहा था। ताप, उष्मा, तापमापी, उष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष जो हैं आपके पढ़ने हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इनके बारे में, ठीक है। फिर है ध्वनि के बारे में और सौर मंडल के बारे में, जिसमें चंद्रमा, तारे, सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये अपने जो है आपको मैंने मैथ्स और साइंस का पूरा सिलेबस बता दिया कि क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार रियल में करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसके वीडियोस अवेलेबल है। और भी अभी जो है रिसेंट अभी हम और भी कुछ इसके लिए लेकर के आ रहे हैं रीड के विद्यार्थियों के लिए। तो थर्ड ग्रेड की जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है उस तक इस वीडियो को पहुँचाने का जरूर प्रयास करिएगा। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए तो अब मैं आपको जो है बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। अब देखो जो भी विद्यार्थी है ना भाई, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो है अब रीट की तैयारी करनी है तो हम जो है सुनते हैं कि भाई वो पढ़ लूँ, किताबें लाऊं, उसकी किताब लाऊं। देखो कहीं से कोई किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर ज़रूरत है तो किसकी ज़रूरत है, आपको सबसे पहले NCERT समझने की ज़रूरत है। NCERT कौन कौन सी क्लास की, तो देखो NCERT जो है आप 6, 7, 8, 9, 10, बस ये 3-4 क्लासों की NCERT जो साइंस की है वो टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं ना, उन्हीं टॉपिक को, उसके अलावा नहीं। जो ये जितने टॉपिक आपको दे रखे हैं बस ये टॉपिक देखो, 6th क्लास में कौन सा दे रखा है, 7th में कौन सा दे रखा है, 8th में कौन सा है, 9th में कौन सा है, 10th में कौन सा है, उनको टिक कर दो और उन टॉपिकों को केवल पढ़ो। नोट्स वगैरह पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल पढ़ो एक बार। जब पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे ऐसे है, यहाँ ये होता है। समझ में आई बात। अदरवाइज क्या होता है कि हम सीधा गाइड लेकर आ रहे हैं, गाइड में हम बेसिक चीज़ें होती नहीं है, हम सीधा बस रटे जा रहे हैं पीएच स्केल सभी का। अरे भाई उसमें 10 चीज़ों का पीएच दे रखा है लेकिन वो काम का नहीं है। अरे पीएच कौन पूछ रहा है तेरे से, वो जो जिसका पूछने वाला है वो NCERT में है, तो NCERT की चीज़ें पहले पढ़ो,
उस ऐसे ही आप मैथ्स में भी कर सकते हो। मैथ्स में आपको क्या करना है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थोड़ी सी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, जैसे कि समरूपता क्या होती है, सर्वांग क्षमता क्या होती है, आपके सभी जो ये आकार होते हैं, जैसे कि गोला है, शंकु है, आयत, आपका क्यूब है, आपका क्यूबॉइड है, घन, घनाभ मतलब कि इन सभी के जो आपके सूत्र है ना छोटे छोटे से, वो सूत्र पता होने चाहिए। इनके अंदर जो इनसे रिलेटेड जो बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 9th और 10th की बुक में, उनको सॉल्व करो। उनको सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग घन घनाभ के बारे में सोचेगा, दिमाग में आपके फीलिंग आएगी कि अच्छा घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, ताकि एग्जाम में जब आपके रीट में क्वेश्चन आए, आपके 3rd ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप आसानी से क्वेश्चन की ट्रिक खुद बना पाओगे। लेकिन अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें यही समझ नहीं है कि घन क्या है, घनाभ क्या है, उसका एज क्या होता है, उसका कोना क्या होता है, तो फिर हमारे क्वेश्चन नहीं होते सॉल्व। हम क्या है, सिर्फ मेथड टीचर ने बता दिया ये ऐसे करना है, अच्छा ये कर दिया, घन का क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, हमें यही नहीं पता ए क्या होता है, फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। LBH क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है घनाभ की, यही नहीं पता है, फिर भी बस LBH फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, तो फिर हमारे से कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं होंगे। तो हमें बेसिक क्लासेज जो हैं 6, 7, 8, 9, 10, अब मैथ्स में हो सकता है 6, 7 को आप छोड़ दो, 8, 9, 10 को ही कवर कर लो। इन तीनों क्लासों में जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है वो दे रखे हैं, उनको अच्छे से समझो, उनको पढ़ो। वहाँ जो पहले तो है ना अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। 8, 9, 10 की ये जो किताबें हैं ये ऐसे कंप्लीट हो कि इसका कोई भी क्वेश्चन आपके आकर के कोई बच्चा पूछे कि सर 8, अरे भैया 8 का क्वेश्चन बताना, आप बता सको बिना देके, फिर आप जो है आकर के कंपटीशन फील्ड की तैयारी करो। हम क्या करते हैं कि एग्जाम आता है तब तो एक तैयारी करने बैठते हैं। आप अगर जो है अभी से तैयारी करोगे 3rd ग्रेड की, तो आपके पास 1-1.5 महीना लगेगा 8, 9, 10 की साइंस और मैथ पूरी करने में। उसको पूरी कर लो, 1.5 महीना इसको पूरी कर लो, फिर बाद में आपको जो है कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, पेपर देख करके तैयारी करनी चाहिए, तो इजीली अपना सिलेक्शन हो जाएगा। 2-3 महीने केवल पढ़ लिया ना जो बच्चा, साइंस और मैथ बहुत अच्छे से तैयार कर ली, तो 120 में से 100+ अगर आप स्कोर कर जाते हो, आप अगर ये चीज़ें कर लोगे तो आप इजीली 100+ स्कोर कर जाओगे। और जब 100+ स्कोर केवल एक सब्जेक्टों में आप कर जाओगे, अपनी खुद की सब्जेक्ट में, तो बाकी जो बची हुई सब्जेक्ट है उसमें तो एवरेज जितना दूसरे बच्चे लाएंगे उतना आप भी ले आओगे, तो आप तो एडवांटेज में रहोगे ना। अरे हिंदी वाले बच्चे के लिए मुहावरा नया आ सकता है, लेकिन आपके मैथ्स में जो है अगर घन का आयतन ए क्यूब है तो वो ए क्यूब ही रहेगा, बस उसका क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है वो पहचानना आ गया ना, तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। आपके अम्ल जो है वो अम्ल ही रहेगा, HCl है वो HCl ही अम्ल ही रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अम्ल ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है चेंज करने की। तो जब वो चेंज नहीं हो सकता तो उसको तैयार करो ना। हम बस करंट अफेयरों के पीछे पड़े रहते हैं। हम सूचना प्रौद्योगिकी में जाके UPSC के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियो देख रहे हैं, अरे भाई उससे कुछ नहीं होगा, वो चीज़ नहीं पूछेंगे एग्जामिनर। पहले खुद का सब्जेक्ट तैयार करो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो आपको मेरा यही सजेशन है, आप NCERT की बुक्स को पढ़ो या RBSC की बुक्स कोई भी पढ़ सकते हो। अब कोई बच्चा कमेंट करे RBSC है मेरे पास, भाई RBSC तो RBSC की पढ़। अब हम जब NCERT को पढ़ने का बोलते हैं तो आधे बच्चे जाकर के यूट्यूब पे सर्च मारते हैं NCERT सार वीडियो, फिर वो 1-2 टीचर आते हैं, वो 2 घंटे में पूरी 8 की क्लास पढ़ा के चले जाते हैं। अरे भाई वो 2 घंटे में पढ़ा सकता है, मैं 1 घंटे में पढ़ा दूँ तेरे को अभी यूट्यूब पे, पर उसका बेनिफिट क्या होगा? अरे मेरे पढ़ाने से तुझे क्या बेनिफिट होगा? मेरा रिवाइज होगा, ये बता दूं आपको। यूट्यूब पे सच में कई टीचर वीडियो इसलिए डालते हैं कि उनका खुद का रिवीजन होता रहता है आपके चक्कर में, और अपना सिलेक्शन नहीं होता, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है, फिर आप उन्हीं से वापस पढ़ने जाते हो। तो भाई खुद का पढ़ो, खुद अपना दिमाग यूज करो। साइंस कम से कम जो है ऐसे सुनने से काम नहीं चलेगा। ये कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी नहीं है कि अपन ने जो है 1972 की कहानियां सुन ली, 1882 की कहानियां सुन ली, 1857 की क्रांति पढ़ ली, हो गया काम। नहीं, उसको समझना पड़ेगा। पादप उत्तक किस प्रकार से काम करता है, कैसे इसमें जाइलम्स क्या होते हैं, फ्लोएम क्या होता है, किसका क्या काम होता है, जटिल उत्तक है तो वो जटिल उत्तक क्यों है, ये समझ में जब आ गया ना आपके, फिर आप साइंस के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब ओम का नियम सभी को पता है कि V बराबर IR होता है, लेकिन इस V बराबर IR से ही मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने केवल V बराबर IR रटा है, आपने ओम के नियम को फॉलो नहीं किया, आपने ओम के नियम को समझा नहीं है। प्रतिरोधों का संयोजन जो है ना, आपने केवल ये देख लिया बस ये ऐसे जुड़े हैं
तो पैरेलल में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, और ये ऐसे लाइन में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में होंगे। अच्छा बेटा ये बताना, जब ये इस टाइप का संयोजन आता है, ये ऐसा इधर, ये ऐसा, ये किस में है, इसको सॉल्व करना, ये किस में आते हैं देखता हूँ मैं, पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हो और समांतर में कैसे। नहीं होगा आपसे सॉल्व, क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, रटा है चीज़ों को कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर में एक के नीचे एक, एक के नीचे। अब जरूरी है क्या वो एक के नीचे एक ही है? नहीं, उस समांतर की कंडीशन ये होती है कि ऐसे प्रतिरोध जिनके दोनों सिरों पर पोटेंशियल विभव जो है वो सेम हो, तो आप उसे समांतर में कहते हो। तो अब कहीं पर भी सेम हो सकता है ना, जरूरी है क्या ऐसा ही डायग्राम बने? तो इन चीज़ों को जब समझोगे तो काम होगा। मैथ्स के अंदर भी यही है, सीधी सी बात है। माध्य, मादक, बहुलक के बारे में केवल फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होगा, उसकी फीलिंग को समझो। परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिए। हर टॉपिक के नोट्स होने चाहिए, पहले थ्योरी वाइज भी मैथ्स में नोट्स होने चाहिए आपके पास। हमें यही नहीं पता लाभ हानि में और लाभ प्रतिशत हानि में अलग अलग डिफरेंस होता है। भाई लाभ अलग चीज़ है, लाभ प्रतिशत अलग चीज़ है, हमें पता ही नहीं होता है। हम बस फॉर्मूला लगाए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। चक्रवर्ती ब्याज है क्या है? अरे चक्रवर्ती ब्याज को जब आप अंडरस्टैंडिंग करोगे तो इसकी बहुत सारी ट्रिकें निकल कर आएगी। मैंने ट्रिकों से क्वेश्चन सॉल्व करवाए। कब समझ में आएगा ये? लेकिन जब अपन जो है क्वेश्चन करेंगे, खुद से करेंगे, सोचेंगे कि बस चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। किसी को पूछता हूँ मैं ऑफलाइन में, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? हाँ सर चक्रवर्ती ब्याज, अरे ब्याज पे ब्याज लगना। भाई साहब कौन सा ब्याज पे ब्याज लगना, समझो तो सही। तो समझ विकसित करो। अनुपात समानुपात क्या होता है? अनुपात समानुपात से आप जो है ना पूरी मैथ्स लगभग सॉल्व कर सकते हो, अगर आप सोचो तो, दिमाग लगाओ तो अब आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो एनसीईआरटी बोली है वो पढ़नी है। हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है आपकी सहायता के लिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप वहाँ से समझ सकते हो। प्लस अगर इस वीडियो पे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रहता है, मैं देखूंगा कि किस प्रकार के बच्चे से इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो फिर मैं जो है आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर रीड की भी क्लासेस अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। मैथ्स और साइंस के लिए आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर आपको बहुत सारे लोग जो है ना जीके कैसे भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन साइंस के फील्ड में अभी तक आपको अच्छा कंटेंट कोई नहीं दे पा रहा है। सुपर लेवल का कंटेंट वो हम देंगे, क्योंकि मैंने खुद IIT JEE मेंस क्वालिफाई किया, लैब असिस्टेंट क्वालिफाई किया, LDC क्वालिफाई किया और RRB ALP क्वालिफाई किया, NVS का लैब असिस्टेंट क्वालिफाई किया। तो आप देखोगे कि मैंने लगभग ये जो एग्जाम क्वालिफाई किया सब साइंस से रिलेटेड है। और IIT JEE मेंस को छोटा एग्जाम नहीं है भाई साहब, ठीक है, भारत के टॉप 10 में इंक्लूड है, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है। तो आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट बनाने की और आपको डिलीवर करने की गारंटी मैं दे सकता हूं। मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आपके सबसे पहले तो 6, 7, 8, 9, 10 की जो NCERTs है उनको प्रॉपर तरीके से सिलेबस वाइज टिक करिए। उन टॉपिक्स को सिलेबस वाइज अब जो है तैयार करिए। फिर आप कॉपी के अंदर नोट्स कब बनाएंगे, जब दूसरी बार पढ़ें तब आप YouTube पर आकर के पहले तो अपनी नोट्स खुद बनाइए, फिर आप YouTube पर आकर किसी एक टीचर का वीडियोस देख लीजिए, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बनाइए, फिर जाइए और वापस से क्वेश्चन सॉल्व करिए और उन क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए। हम क्या करते हैं, नोट्स का मतलब समझते हैं थ्योरी उतारना। अरे थ्योरी उतारने से कुछ नहीं होगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उतारिए और उन क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए और फिर उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को करिए। कैलकुलेशन अपनी इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद के हाथों का बार बार गुणा भाग सभी में यूज करिए, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आप लोगों के लिए ये वीडियो किस प्रकार का लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।